स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम लोग कक्षा छठवीं की एनसीईआरटी की पुस्तक को समझ रहे हैं, जिसमें हम लोग भूगोल विषय पर बात कर रहे हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और हमारी पृथ्वी कैसे चलती है, हमारे यूनिवर्स, हमारे ब्रह्मांड का क्या सिस्टम है, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए भी हमें भूगोल को समझना होगा। तो सबसे पहले हम लोग परिमंडल की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने भूमंडल की बात की, और तो भूमंडल को दो पार्टों में डिवाइड किया। पहला तो था महाद्वीप, और दूसरा क्या था, महासागरीय बेसिन। यहाँ पर हम लोगों ने महाद्वीप के बारे में बात की। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जलमंडल। तो देखिए, जलमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी का बहुत सारा भाग है जिस पे जल है, तो उस भाग को क्या बोलते हैं? जलमंडल बोलते हैं। वो किसका मंडल है? वो जल का मंडल है। और आपको ये भी बताया गया है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। तो देख रहे हैं, जो जल का परसेंटेज है 71, वो बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तथा पृथ्वी को आकाश से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका 71% भाग जल से है। 31% भाग में जल है। इसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% भाग महासागरों में पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, 5 मुख्य महासागर हैं। उन्हीं में क्या किया जाता है? ये जल पाया जाता है। देखिए, एनसीईआरटी की पुस्तक में बताया है कि 97.2%, 97.2% भाग महासागरों से है। ठीक है। और उसके बाद का जो भी भाग बचा हुआ है, 2.8% के आसपास, 2.8% लगभग, वो हिम नदियों, हिम चादरों तथा भूगर्भ में जो संचित जल है तथा पीने योग्य जो जल है वो है। ठीक है, जो पीने योग्य जल है और जो अतिरिक्त जल है वो 2.8% में आता है, जबकि ज़्यादातर परसेंटेज 97.2% महासागरों से पाया जाता है। इसके बाद आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। जैसे देखिए, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे, तो इनको आप जानते हैं। महासागर की अगर हम बात करें, महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। मुख्य भाग हैं। महासागर में एक बहुत ही बड़ी मात्रा में जल पाया जाता है, जो हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। तो क्या होता है? इसमें तरंगे होती हैं, ज्वार भाटाएं आते हैं, महासागरीय धाराएं होती हैं। तो ये महासागरीय जल के घटक हैं, महासागरीय जलमंडल के मुख्य भाग हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो महासागर के बारे में बताया गया है। अब देखिए, महासागर के बारे में अगर हम बात करें तो कौन कौन से महासागर आपसे बताए गए हैं। यहाँ पर आपसे बताया गया है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। देखिए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो ये सारे महासागर आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ये सभी महासागर आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इनमें से प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़े महासागर की अगर हम बात करें तो प्रशांत महासागर को सबसे बड़ा महासागर बोला जाता है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। और आपको पता होना चाहिए, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर जो किस टाइप में है? सर्किल के टाइप में है, वृत्त के टाइप में है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। तो देखिए, प्रशांत महासागर की अगर हम बात करें तो इसके चारों तरफ, प्रशांत महासागर के चारों तरफ ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका, एशिया, ये सब क्या है? चारों तरफ से इसको ढकते हैं, चारों तरफ इसके हैं। ठीक है, प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता कीजिए, आपको बताना है।
अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर के बाद दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। किस तरीके का है? एस आकार का बना गया है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, पश्चिम की तरफ क्या है? पश्चिम की तरफ उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है एवं पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अभी हम लोग फिगर से बात करेंगे, अभी हम लोग फिगर पर बात करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस महासागर में, किस महासागर के पश्चिम की तरफ उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है? किस महासागर के पश्चिम दिशा में उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है? तो अटलांटिक महासागर है। और पूर्व में क्या है? यूरोप एवं अफ्रीका है। पूर्व में यूरोप तथा अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोषणाओं एवं पतनों के लिए आदर्श स्थित है। व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर आपसे पूछा जा सकता है, सबसे ज्यादा व्यस्त रहता है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा व्यापार होता है। तो आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर भी एक ऐसा ही महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। तो आपको याद रखना है, एक ऐसा महासागर, एक ऐसा महासागर जो किसी देश के नाम पर है, भारत के नाम पर है, जिसे हिंदुस्तान बोला जाता है, तो उसी के नाम पर है हिंद महासागर। हिंद महासागर ऐसा महासागर जो किसी देश के नाम पर है। तो देखिए, आपसे डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछता कि ऐसा कौन सा महासागर है जो किसी देश के नाम पर है। आपको 4 महासागर दे देंगे, आपको 4 महासागर दे देंगे और आपको ऑप्शन में दे देंगे मिलान करने के लिए। मिलान करना होगा और आपको कहेंगे कि मेरियाना गर्त स्थित है, मेरियाना गर्त स्थित है। एक ऑप्शन दे देंगे पश्चिम में उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है। एक ऑप्शन आपको दे देंगे, एक ऑप्शन दे देंगे कि व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। एक ऑप्शन आपको दे देंगे इस आकार की आकृति का है, इस आकार की आकृति का है। सही मिलान कीजिए, सही मिलान कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर रखा गया है और जो त्रिभुज के आकार का है, त्रिभुज के आकार का है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा महासागर जो त्रिभुज के आकार का है, तो हिंद महासागर त्रिभुज के आकार का है, हिंद महासागर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तथा भारत के नाम पर रखा गया है इसे हिंद। यह महासागर त्रिभुज के आकार का है। इसके उत्तर में एशिया, इसके उत्तर में, उत्तर की डायरेक्शन में कौन सा है? एशिया है एवं पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ये क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। हिंद महासागर, हिंद महासागर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? आपको दे देंगे, आपको ऑप्शन में दे देंगे ये त्रिभुज के आकार का है, ये त्रिभुज के आकार का है। दूसरा आपको ऑप्शन दे देंगे, पहला ऑप्शन ये त्रिभुज के आकार का है। बी ऑप्शन आपको दे देंगे ये भारत के नाम पर रखा गया है। सी ऑप्शन आपको दे देंगे ये इस आकार का है, ये इस आकार का है। डी ऑप्शन आपको दे देंगे इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप है, इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सी कथन असत्य है, क्योंकि ये इस आकार का नहीं है, क्योंकि यह इस आकार का नहीं है। आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुवत्व में स्थित है। आपको पता होना चाहिए उत्तर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है, तो ये महासागर आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक की बात करी जाए तो उत्तर बोलेंगे, अंटार्कटिका की बात करी जाए तो दक्षिण बोलेंगे, दक्षिण बोलेंगे। और वो एक महाद्वीप है, महाद्वीप नीचे की तरफ है। ध्यान रखना आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महाद्वीप नीचे की तरफ है, महाद्वीप नीचे की तरफ है, क्योंकि महाद्वीप क्या होता है? भारी होता है, इसीलिए भारी चीजें नीचे की तरफ जाती हैं, भारी चीजें नीचे की तरफ जाती हैं। जबकि आर्कटिक की बात करी जाए, आर्कटिक की बात करी जाए तो वो ऊपर की तरफ होगा, आर्कटिक उत्तर की दिशा में होगा, आर्कटिक उत्तर की दिशा में होगा, आर्कटिक उत्तर की दिशा में होगा। यह प्रशांत महासागर के छिछले वाले जल एक सकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं, जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। तो सबसे पहले
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेरिक जल संधि का क्या मतलब हुआ कि दो जलाशय जुड़ रहे हैं, दो जलाशय आपस में जुड़ते हैं तो उसे जल संधि बोलते हैं, उसे जल संधि बोलते हैं। लेकिन जब दो स्थल जुड़ते हैं, दो स्थल जुड़ते हैं तो उसे स्थल संधि बोलते हैं, उसे स्थल संधि बोलते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर एवं आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर एवं आर्कटिक महासागर बेरिक जल संधि से, बेरिक जल संधि से जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं? बेरिक जल संधि से। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यह उत्तर अमेरिका के, यह उत्तर अमेरिका के उत्तरीय 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 तट तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है, यूरेशिया से घिरा हुआ है। यूरेशिया क्या है? यूरेशिया से घिरा हुआ है यूरोप तथा एशिया का, यूरोप तथा एशिया का संयुक्त भाग, यूरोप तथा एशिया का संयुक्त भाग यूरेशिया कहलाता है। यूरोप तथा एशिया का संयुक्त भाग यूरेशिया कहलाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तट तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। इसके बाद हम लोग वायुमंडल की बात करते हैं। तो देखिए वायुमंडल में क्या बताया गया है। वायुमंडल में हमें बताया गया है हमारी पृथ्वी चारों ओर गैस की एक परत से घिरी हुई है। हमारी पृथ्वी क्या है? गैस की परतों से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु का मंडल, वायु का मंडल, जहां पर वायु है वो सब क्या है? वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। तो वायुमंडल में ही गैसें हैं, वायुमंडल में ही क्या है? गैसें हैं। वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं। सबसे पहली परत को क्षोभ मंडल बोला जाता है, सबसे पहली परत को क्षोभ मंडल बोला जाता है। दूसरी परत को समताप मंडल बोला जाता है, दूसरी परत को समताप मंडल बोला जाता है। तीसरी परत को मध्य मंडल बोला जाता है। चौथी परत को आयन मंडल बोला जाता है, चौथी परत को आयन मंडल बोला जाता है। पांचवी परत को बहिर्मंडल बोला जाता है, पांचवी परत को बहिर्मंडल बोला जाता है। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए, हमें यह बात पता होनी चाहिए वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है, सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। एनसीईआरटी बता रहा है कि वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। मतलब हम 1600 किलोमीटर वर्टिकल आकाश की तरफ जाएंगे तब तक हमें वायुमंडल मिलेगा, वायुमंडल मिलेगा। वायुमंडल के बहुत सारे परत हैं, वायुमंडल के बहुत सारे परत हैं, जैसा कि हमने बताया क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल पृथ्वी की तरफ से बात करते हैं आकाश की दिशा में, तो क्षोभ मंडल है। तो सबसे पहले आपको मिलेगा क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये सब क्या है? पृथ्वी के भाग हैं। हम बोल सकते हैं वायुमंडल की ये सभी परतें हैं, ये सभी वायुमंडल की परतें हैं। अब हम वायुमंडल पर कुछ डिस्कस करते हैं, वायुमंडल को समझते हैं। तो देखिए वायुमंडल के बारे में बताया गया है, वायुमंडल के बारे में बताया गया है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन, वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का बना हुआ है, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का बना हुआ है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। 99% क्या है? ये भाग है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन, तो आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में, सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस, जिसका परसेंटेज 78 है। कितना है? परसेंटेज 78 है। वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन गैस, परसेंटेज 78 है। ऑक्सीजन 21% है तथा दूसरी गैसें जो कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और जो गैसें हैं वो सब 1% हैं। वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक प्रतिशत में गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। अगर पूछा जाए वायुमंडल में पाई जाने वाली दूसरे नंबर पर कौन सी गैस है, तो ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है और उसके बाद ऑक्सीजन। और जो 1% बचता है 99% में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का संयोजन है। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन और बाकी 1% में सारी गैसें आती हैं, बाकी 1% में सारी गैसें आती हैं। जबकि नाइट्रोजन
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन की बात करें जो 21% है, ऑक्सीजन की अगर बात करें जो 21% है, वो हमें सांस लेने में, वो हमें सांस लेने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सांस लेने के लिए आवश्यक है। जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, नाइट्रोजन गैस प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन आप जानते ही हैं, जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यप बहुत कम मात्रा में है, CO2 बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। जो पृथ्वी से ऊष्मा छोड़ी जाती है उसका अवशोषण करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है या पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। पौधों की वृद्धि के लिए CO2 गैस बहुत ही आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, या घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम लोग जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, वायुमंडल के घनत्व में क्या होता है, डिफरेंस आता है, या घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है, समुद्र के तल पर सबसे ज़्यादा होता है घनत्व। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो वायुमंडल हम बोल सकते हैं, वायुमंडल का जो घनत्व होता है उसमें क्या होता है, बहुत ही तेज़ी से कमी आती है, उसमें कमी आती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए आपने सुना भी होगा जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वत पे चढ़ते हैं, जब वो ऊंचाई पर जाते हैं तो उन्हें सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसीलिए वो अपने साथ एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं। इस फिगर के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से NCERT ने आपको समझाने की कोशिश की है। वायुमंडल है ये, चारों तरफ का जो स्थल है वायुमंडल है, ये स्थल मंडल है जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। जहाँ पर नदी है आप देख रहे हैं, मछलियाँ हैं, इस सबको क्या बोला जाता है, जलमंडल बोला जाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन्हीं तीनों को अगर हम एक साथ बोल दें तो इसे जैवमंडल बोला जाता है। जहाँ पर ये तीनों होंगे वहीं पर जीवन संभव है। तो ये भी बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता है, वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। ऊपर की तरफ जाने पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम बोल सकते हैं, वायुमंडल का जो घनत्व होता है उसमें क्या होता है, कमी आती है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं। जीवमंडल की बात करें, जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। बताया हमने कि ये तीनों जहाँ पर होंगे वहीं पर क्या होगा, जीवमंडल होगा। वह भाग जहाँ जीवन में मौजूद है, ये तीनों चीज़ें होंगी तभी जीवन मौजूद होगा। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरियो से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवन मंडल से जुड़े हुए हैं। तो जो भी जीवन है वो जीव मंडल में है। जीवन कहाँ पर है, जीव मंडल में। मतलब ये सारी तीनों चीजें जहां पर होंगी, अगर कहीं पर पानी नहीं है तो वहां पर जीवन संभव नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो जीवन संभव नहीं है। जीवन मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में जंतु, देखिए कैसे डिवाइड किया गया है, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया गया है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रवाहित करते हैं। किसी न किसी तरीके से प्रवाहित करते हैं। ये आपस में सभी जुड़े हुए हैं। ये परिमंडल जो हैं ये आपस में सभी जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने इस तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट किया, आसानी से कंप्लीट किया। इसके बाद के वीडियो में जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इस चैप्टर के क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे, जो कि क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। थैंक यू क्लास।